हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जब उसे ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को सारे क्लासेस मिल जाएगी। इनफैक्ट मैंने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक भी करा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देखेंगे ना तो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। नहीं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, और फिजिक्स सर्च करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा तो आप लोगों को सारे क्लासेस मिल जाएगी। जो भी नहीं मिलता है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व भी करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके मत कीजिएगा, पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को वीडियो के फोटो के फॉर्म में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए। नोट डाउन अभी करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ाया था, उसका डेरिवेशन भी कराया था। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं कह रही हूँ। देखिए, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में एक थ्योरी दी थी अनसर्टेनिटी के ऊपर, मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है। तो उन्होंने उस थ्योरी के बारे में क्या कहा था उसको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को पहले इसमें लिखवा देती हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, फिर मैं आप लोगों को समझाते हुए भी चलूँगी, ठीक। और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने 1927 में कहा था कि, तो लिखेंगे इन 1927, और आप लोग एग्ज़ाम में भी पॉइंट वाइज में आंसर लिखिएगा और मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज में ही समझाती हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक। तो 1927 में जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने कहा था कि हाइजेनबर्ग states that the theory of uncertainty, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि it is impossible to measure exact the position and momentum, या कह सकते हो इसको वेलोसिटी भी कहते हैं, किसी भी डायनेमिक पार्टिकल्स की, ऑफ अ डायनेमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, एट द सेम टाइम। देखिए, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल की, कोई भी डायनेमिक पार्टिकल है, मतलब वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम साथ में नहीं निकाल सकते। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने कहा था, ठीक। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग पोजीशन निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं कोई भी डायनेमिक पार्टिकल के, तो कुछ एरर देखने को मिलते हैं। तो उस एरर को ही इन्होंने बताने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे क्योंकि इस बार ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए थोड़ी सी टफ है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ईजी वे में सारे यूनिट के लेक्चर्स कराने वाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस सब कुछ कराने वाली हूँ। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। 1927 में हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम लोग पोजीशन, मोमेंटम किसी भी डायनेमिक पार्टिकल के सेम टाइम पे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये उनका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अगर हम सेम टाइम पे निकालते हैं तो क्या एरर देखने को मिलती है, तो उसको देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन पोजीशन। अगर हम पोजीशन मेज़र करते हैं, पोजीशन मेजरमेंट लिख लीजिए,
जैसे कि अगर हम सेम टाइम पे पोजीशन मेज़र करते हैं तो हम मान लीजिए डेल्टा एक्स हमारी एक एरर निकल के आती है, ठीक। और अगर हम मोमेंटम भी मेज़र करते हैं तो डेल्टा पी इज़ एरर इन मोमेंटम मेज़रमेंट लिख लीजिएगा, ठीक। तो अगर हम लोग सेम टाइम पे पोजीशन और उसका मोमेंटम मेज़र करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलती है। जब हम पोजीशन मेज़रमेंट करते हैं तो डेल्टा एक्स एरर देखने को मिलती है, जब हम मोमेंटम मेज़र करते हैं तो डेल्टा पी एरर देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि देन अकॉर्डिंग टू लिख लीजिएगा, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जो डेल्टा x जो कि पोजीशन में एरर है और डेल्टा p जो कि मोमेंटम एरर है हमेशा ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई से, ठीक। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट किया गया, ये सब साइंटिस्ट के ऊपर है, हम लोग के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता। तो जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उतना ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी लिख के आना है, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि बच्चे ने अच्छे से स्टडी की हुई है और अच्छे से पढ़ा भी हुआ है और आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं, और हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर हम डेल्टा पी निकालें तो डेल्टा पी कहते हैं मास इंटू डेल्टा वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम पी की जगह पी रख देते हैं, तो डेल्टा एक्स ये हो गया और एम डेल्टा वी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई से होना चाहिए। ये मास और वेलोसिटी के फॉर्म में निकल आया और ये मोमेंटम के फॉर्म में निकल आया। तो हम ये कह सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होगा एरर का पोजीशन और मोमेंटम में तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। तो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। पूरी नोट्स मैं आप लोगों के लिए बनवाऊंगी, अभी अच्छे से समझ लीजिए, फिर लास्ट में वीडियो को पॉज कर लिएगा, प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बस इतना ही था कि अगर हम डायनेमिक पार्टिकल के सेम टाइम पे पोजीशन और उसका मोमेंटम निकालते हैं तो वो इम्पॉसिबल होता है, और अगर फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ एरर पाया जाएगा, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एरर पाया जाएगा और वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के इक्वल होते हैं। कुछ इसमें और भी पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया ना, तो वही चीज़ इसको लिखना है कि h अपॉन 4 पाई से हमारा ग्रेटर होता है। तो इसमें आगे लिखेंगे इट मीन्स डैट, इट जिस तरीके से लिखवा रही इस तरीके से आप लोगों को भी लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक। मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ द एरर इन पोजीशन मेजरमेंट एंड एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया, ठीक। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी पार्टिकल की तो हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, और यहाँ तक कि अगर मोमेंटम भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, कुछ एरर देखने को मिलता है। तो यही था पूरा का पूरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये पूरा थ्योरेटिकल था, इसीलिए मैं आप लोगों को लिखवा के ही समझा रही थी, ठीक। अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में पूरा का पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख लेंगे, और वीडियो लंबी ना हो इसीलिए जो सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई का स्क्वायर है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ऐसे ही आप लोग अगर सारे इस यूनिट के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और प्रॉपर्ली मेरी हर एक चीज़ को फॉलो कीजिए। आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, बस आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व करूँगी, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
स्कॉडिंजर भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वेव जो होता है, वेव नेचर होता है, जैसे डुअल नेचर जो नहीं होता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। मैटर जो होता है, डुअल नेचर और मैटर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना। तो उसमें वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो अभी हमने पार्टिकल नेचर के बारे में तो देख लिया कि कैसे मूविंग पार्टिकल्स करते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन में देख लिया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिया, इसमें पोजीशन और मोमेंटम की बात थी ना। तो अब हम लोग स्कॉडिंजर का वेव इक्वेशन देखते हैं कि जो डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है, जिसमें वेव नेचर पाया जाता है, तो उसमें इन्होंने स्कॉडिंजर ने उस इक्वेशन को कुछ ट्रांसफॉर्म किया मैथमेटिकली फॉर्म में और उसका एक इक्वेशन बनाया। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, आप लोगों को समझाते हुए भी चलूँगी। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ theory of dual nature of matter, Schrödinger suggested, जो ओ रहता है ना, इसके ऊपर डबल डॉट रहता है। ठीक, आप लोगों ने क्लास 12 में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप गूगल से भी जाकर के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, स्कॉडिंजर सजेस्टेड द theory of wave mechanics and give a mathematical equation of wave function। पहले अच्छे समझ लीजिए, फिर बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का काम इसलिए इजी हो जाए, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या किया है कि पहले मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा देती हूँ और लास्ट में फ़ोटो को अटैच कर देती हूँ, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सके। ठीक, पहले समझ लीजिए, क्योंकि समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्कॉडिंजर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। जो डुअल नेचर ऑफ मैटर था, उस थ्योरी के बेसिस पे जो स्कॉडिंजर है, इन्होंने सजेस्टेड दैट द थ्योरी ऑफ वेव मैकेनिक्स, जो वेव मैकेनिक्स की थ्योरी थी, एंड गिव अ मैथमेटिकल इक्वेशन, और मैथमेटिकल इक्वेशन दिया वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्या था वो इक्वेशन, वो था साई, इसको कहते हैं साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। ए क्या है हमारा, ए है हमारा कांस्टेंट। ठीक, और एक्स क्या है, ये है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। क्या है, वाइब्रेशनल दिख रहा है आप लोगों को, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। और लैम्डा तो मैंने बता ही दिया, वेवलेंथ ऑफ वेव है, वेवलेंथ ऑफ वेव है। अगर आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल से पढ़ते हैं ना, तो आप लोग एग्ज़ाम में देखिएगा कि आप लोगों के एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही उसी बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग बस एक बार ट्रस्ट कीजिए और देखिएगा कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक, तो मैंने बता दिया कि जो डुअल नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी के बेसिस पे स्कॉडिंजर ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, इक्वेशन दिया वेव फंक्शन के ऊपर, जो कि था साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, जहाँ पर ए कांस्टेंट है, एक्स वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वेव की, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए हमारा कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस हो जाएगा, और अंदर 2 पाई एक्स का 2 पाई एक्स लैम्डा, मतलब साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा का कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा हो जाएगा। और 2 पाई बाई लैम्डा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा को भी आगे रख लेंगे, क्योंकि ये एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अगर इतना समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताते भी रहिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करें, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को एज इट इज़ रख देंगे, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, लेकिन माइनस साइन होता है, तो माइनस बाहर हो गया, और साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और 2 पाई, ये 2 पाई एक्स तो एज इट इज़ रख देंगे, और फिर से इसका 2 पाई बाई लैम्डा आएगा तो 2 पाई बाई लैम्डा फिर से लिख देंगे, तो ये मतलब ए इसका स्क्वायर हो गया। मतलब देखिए 2 पाई बाई लैम्डा पहले से था, फिर उसके बाद कॉस का करें तो माइनस का आया साइन 2 पाई बाई लैम्डा, और 2 पाई बाई लैम्डा का फिर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे देखिए 2 पाई अपॉन लैम्डा था, और एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया 2 पाई बाई लैम्डा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ना 2 पाई अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 2 जा क्या होता है 4 होता है, पाई का स्क्वायर होता है अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर देखिए ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये देखिए किसके इक्वल है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, साई के इक्वेशन है क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे साई। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने ये वैल्यू रख दी। किसकी वैल्यू रखी, साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और 2 अपॉन लैम्डा को होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4, 2 2 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और माइनस एज इट इज़, और ए साइन 2 पाई एक्स पाई लैम्डा, देखिए ए साइन 2 एक्स पाई लैम्डा है ना, तो फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसमें इसकी वैल्यू साई रख दी। अब हम यहाँ पर डी ब्रोगली का इक्वेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक। अब हमने क्या निकाल लिया था, हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, इतना हमारे पास आ गया, और इतना को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर डी ब्रोगली इक्वेशन लगाएंगे, और डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक। तो और यहाँ पर लगाएंगे तो जहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी रखेंगे, तो लैम्डा की जगह एच अपॉन एम वी रखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर, और इसकी जगह रखेंगे तो एच अपॉन एम वी, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख देंगे, और ये साई आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे एच स्क्वायर बचेगा, और ये साई हो जाएगा, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे, ये माइनस है इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस का था तो +4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मिक्सचर होता है। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वी। अगर हम ई माइनस वी निकालते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये 2E माइनस वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ये इसलिए निकाला है क्योंकि हमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू रखना है, और यहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिए हैं, तो कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर +4 पाई स्क्वायर। अब ये है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देंगे, ये आ जाएगा 2E माइनस वी, और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, और ये साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बस मैंने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर +4 2 8 पाई स्क्वायर, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एम भी तो आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एम में भी आना चाहिए,
4 पाई स्क्वायर, एक m भी तो बचा है क्योंकि ये mv स्क्वायर की वैल्यू था ना, तो mv स्क्वायर का तो रख दिए, एक m तो आना ही चाहिए ना, तो ये यहाँ पर m एक आएगा, ठीक। और ये m हो जाएगा और ये e माइनस v हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, ईसाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो ये किस फॉर्म में था, ये अगर हम लोग एक्स वाई जेड कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं, तो अगर हम लोग इसको एक्स वाई जेड फॉर्म में, एक्सिस के फॉर्म में निकालते हैं, 3D के फॉर्म में निकालते हैं, तो उसके लिए हमें जो ये डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए होगा, तो हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, कि किसी भी एक्सिस में होगा तो ये हमारा स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन हो गया। अगर ये ऑपरेटर के फॉर्म में पूछता, मतलब डेल के फॉर्म में पूछता, तो हम लोग डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऑपरेटर का स्क्वायर डेल स्क्वायर और साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और ये किस फॉर्म में आ गया, ये है इसका ऑपरेटर फॉर्म, ऑपरेटर फॉर्म। और ये पूरा का पूरा दोनों का दोनों इक्वेशन कहलाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन। ये स्क्वाडिंजर का वेव इक्वेशन हो गया। होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगा और उनकी भी हेल्प हो जाती है। कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये क्लास ख़त्म हो गई, इसकी क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर का बताऊंगी, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आता है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल ही है, ठीक। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे ये कंप्लीट हो गया तो इसकी मैं आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करके अभी इसी के इसमें लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए। तो इससे ये होगा कि पहले आपने स्टार्टिंग में अच्छे समझ लिया, फिर उसकी नोट्स भी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखना भी तो है। तो वीडियो को पॉज करिए और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉपी पेन निकाल के ज़रूर रखा करिए, तो उस टाइम पे नोट डाउन भी कर लिया करिए, ठीक। तो आप लोगों का काम भी ईजी हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।